हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे 2026 के लिए आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने बिगनर टू बैंकर कोर्स 2026 बैच के लिए लॉन्च कर दिया है। इसमें आपका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही कोर्स में हो जाएगी। आपको मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेने का लिंक, इसको ज्वाइन करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपके कमेंट बॉक्स में भी पिन है। तो ज्वाइन कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। देखिए, आपको मिनिमम 1 ईयर की तो तैयारी चाहिए ही होती है। आज से ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ये आसान रहेगा, आपको बिल्कुल लास्ट मिनट पे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, पहली न्यूज़ है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2025। तो ये हर साल अक्टूबर 20 को मनाया जाता है और इस साल इसकी थीम है इट्स अनएक्सेप्टेबल। तो ये थीम इसलिए आपके क्यों लाई गई है, ये थीम क्यों दी गई है कि ऑब्वियसली ऑस्टियोपोरोसिस के रिलेटेड जो केयर है और इसको एक्चुअली में प्रिवेंट करने के लिए जो भी है नॉलेज लोगों को हो, इसके बारे में पता हो, जिससे वो उसको एक्चुअली में प्रिवेंट कर सके और बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स आएँ, थेरेपीज़ मिले जिन लोगों को ये ऑलरेडी है डिजीज़। तो इसलिए ये थीम बनाई गई है। और जो पहला वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इस्टेब्लिश किया गया था वो आपका 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद से 1997 में इस डे को हमेशा या जिसने भी इसकी थीम निकाली है या इनकी जानकारी दी है, वो काम इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का रहा है। नेक्स्ट है डीआरआई यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सीजेस स्मगल्ड 46,640 पीसेस ऑफ फायर क्रैकर्स वर्थ 4.82 करोड़ अंडर ऑपरेशन फायर ट्रेल एट नवाशहरा पोर्ट। तो ये उन्होंने ऑपरेशन फायर ट्रेल के अंतर्गत किया। हम ये देख लेते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, बेसिकली जो डीआरआई है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया है, ये एनफोर्समेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिलेटेड टू अगर कोई भी एंटी स्मगलिंग मैटर होता है। एंड जो आपका ऑपरेशन फायर ट्रेल है वो लॉन्च किया गया था टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द इलीगल इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन फायरवर्क्स एंड फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया। तो बेसिकली चाइनीज़ ओरिजिन के पटाखे दिवाली जैसे आई उसके आसपास इम्पोर्ट होने लग जाते हैं और उससे देखिए बहुत बार ये पटाखे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लोगों को इंजरीज भी हो जाती है। तो वो इलीगल इम्पोर्ट को रोकने के लिए उन्होंने ये आपका किया था ऑपरेशन। नेक्स्ट है WCD यानी विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री गेट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जनमान। तो PM जनमान आपकी स्कीम है जो पूरी है, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ और देखिए डिपार्टमेंट पार्ट लेते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ही नहीं, बाकी मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, तभी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अवार्ड मिला है। तो ये जो आपकी लॉन्च की गई थी ये स्कीम, ये अभियान, ये 15 नवंबर 2023 को किया गया था, जो कि आपका जनजातीय गौरव दिवस भी होता है। तो इस अभियान में बेसिकली देखिए, जो हमारे नोटिफाइड 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये नोटिफाई करती है सरकार। ये बेसिकली 18 स्टेट्स और यूटीज़ में आइडेंटिफाइड है। तो इसमें जो ये 75 आपके PVTGs हैं उनके लिए स्कीम्स लाई गई, जिससे बेसिकली उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा सके उनके हाउस होल्ड्स में, उनके हैबिटेशंस में और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली जो आपके PVTGs हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल उनकी हर मायने में उनको इकोनॉमिकली, उनकी सोशली हर उत्थान के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया था। ये जो है अभियान आपका 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। 23-24 से 25-26 तक इसे किया जा रहा है इम्प्लीमेंट। बजटरी आउटले इसका 24,104 करोड़ रुपीज़ है, जो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है। एंड इसको 9 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स मिलके कर रही हैं। ऑब्वियसली देखो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, जितनी भी हमारी सरकार की स्कीम्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग पोषण अभियान ही उठा लें, तो वो जब अगर हमारी जो मिनिस्ट्री करेगी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोषण अभियान को देखेगी, तो वो जब 75 PVTGs पे बिल्कुल फोकस होकर देखेगी, तो वही आपका इस अभियान के अंतर्गत आ जाता है।
एंड 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन या फोकस एरियाज़ हैं इस अभियान के अंतर्गत। तो वो क्या है, सबसे पहले हाउसिंग रिलेटेड है, तो उसमें 4.90 लाख पक्का हाउसेस बनाकर देने हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेगी। देन रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का काम हो जाएगा। देन हेल्थ रिलेटेड है, 1000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का प्रोविज़न देना है। एजुकेशन रिलेटेड है, 500 हॉस्टल्स। चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन, जिसमें 2500 आंगनवाड़ी सेंटर्स, और यही आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। देन कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जिसमें 1000 मल्टीपर्पज़ सेंटर्स बनाने हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन भी देखिए इसमें आ गया है, स्ट्रीट लाइटिंग भी है, लाइवलीहुड भी है, जिसमें 500 वन धन विकास केंद्र सेटअप करने हैं, एंड कनेक्टिविटी रिलेटेड भी है। तो बड़ी मल्टी फेसेटेड स्कीम है, तभी मैंने आपको कहा कि पूरा 360 डिग्री ही है कि हर तरह से हमें डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट है विद ग्रीन दिवाली कैंपेन, WWF इंडिया EIACP प्रोग्राम सेंटर इंस्पायर सिटीजन्स टूवर्ड्स अ स्वच्छ शुभ एंड ग्रीन दिवाली अंडर मिशन लाइफ। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अगर देखें हम इस न्यूज़ में, चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये कैंपेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और WWF इंडिया का एक प्रोग्राम सेंटर है EIACP, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। एंड बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो सरकार ने लॉन्च की है। बेसिकली इंडिविजुअल्स, हम सारे सिटीजन्स को ये सिखाने के लिए कि हम अपने लाइफस्टाइल में ना थोड़े छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे, एकदम अपने लाइफस्टाइल को सिंपल करेंगे। तो हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आप पॉली बैग की बजाय अपने घर से जूट का बैग लेके जाइए, छोटे छोटे चेंजेस कीजिए, जिससे आप स्ट्रॉ मत यूज़ कीजिए, प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस करके आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस करके अपने डेली लाइफ में, वही मिशन लाइफ कहता है। देन SDGs भी हमारे हैं, बेसिकली SDG 12 कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड SDG 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन। तो इन पर भी फोकस करते हुए इन्होंने ये ग्रीन दिवाली कैंपेन लॉन्च किया है। इसके साथ साथ और भी रिसेंट इनिशिएटिव्स किए हैं इस सेंटर ने, जैसे कि इन्होंने ब्रीथेबल आर्ट इंस्टॉलेशन रोहिणी में की थी इंस्टॉल, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए दिल्ली में हम जानते हैं कि जब भी दिवाली होती है उसके बाद बहुत एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एंड देन इन्होंने एक और कैंपेन पहले लॉन्च किया था इससे, जो कि था ब्रीथ ऑफ चेंज क्लीन एयर ब्लू स्काइज, उसी के लाइंस में इन्होंने फिर ब्रीथेबल आर्ट इंस्टॉलेशन रोहिणी में किया। अभी सेंटर के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो सेंटर है इसका पूरा नाम है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम सेंटर एंड रिसोर्स पार्टनर। तो ये जो है इनका काम क्या है, बेसिकली ये कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, स्टोर करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, जितनी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कंट्री में। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजन्स में अपने सेंटर्स बिल्ड करते हैं, और इंडिया में जो इनका सेंटर है वो इन पार्टनरशिप है विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और जो सेंटर है वो रिसोर्स पार्टनर भी है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली हमें कहीं से तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई, तो फिर ये कैंपेन्स भी लाते हैं जिससे हम अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करें और अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव कर सकें। देन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेलिब्रेट्स 9th उड़ान एनिवर्सरी। तो उड़ान स्कीम जो आपकी है उसको 9 साल हो गए हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी को बाय एयर बढ़ाने का प्रोग्राम है। और ये फुल फॉर्म है उड़ान की आपकी, उड़े देश का आम नागरिक। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अक्टूबर 21, 2016 में लॉन्च किया था, एंड वही ऑब्वियसली अब 9 साल इसे हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्वियसली देखिए एयर फेयर्स को इतना कम करना, क्योंकि देखिए बहुत महंगे होते हैं, कैसे कॉमन कोई इंसान, कॉमन सिटीज़न इंडिया को उसे ले पाएगा। तो उनके लिए अफोर्डेबल करना फ़्लाइट टिकट्स को, जैसे कि इन्होंने क्या किया इसमें, तो सर्टन परसेंटेज जो सीट्स की थी रीजनल रूट्स में बेसिकली उनको उन पे जो एयर फेयर्स है उसे कैप कर दिया कि आप इससे ज़्यादा एयर फेयर नहीं चार्ज कर सकते। और वो फेयर टिपिकली जो कैप्ड रहता है वो है 2500 रुपीज़ फॉर 1 आवर फ्लाइट। तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर ऑन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 30 मिनट्स ऑन अ हेलीकॉप्टर। तो अगर आप इतना लेते हैं तो आपको 2500 रुपये तक ही अपना रखना है, 2500 रुपये से नहीं बढ़ा सकते। ये सर्टन नंबर ऑफ सीट्स के लिए सरकार ने कहा है।
देन कनेक्टिविटी, बेसिकली इसमें उन्होंने जो भी अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज़ है ना, जहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट्स नहीं थे या जहाँ पे कम फ्लाइट्स चलती थी, वहाँ पर स्कीम का फोकस किया है। इसके लिए इन्होंने जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स थे उनमें भी डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स भी खोले हैं। इसके साथ साथ देखिए कोई जो भी देखिए टूरिज़्म वाली प्लेस है और मानिए वहाँ पे पहले फ़्लाइट्स नहीं इतनी कनेक्टेड थी लेकिन लोग जाना चाहते थे या वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, तो वहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया वो एरिया ग्रो करेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगी। बेसिकली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को फोकस किया गया है स्कीम के अंदर। अब इसका हम फंडिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो हमने टिकट्स और सबकी बात कर ली, ग्राउंड फील्ड, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, हमें एयरपोर्ट्स बनाने हैं, बहुत पैसा खर्च होगा, तो कैसे होती है आपकी फंडिंग वो देखते हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग इसमें होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लासेस में भी समझा था, हम इसका बिल्कुल रियल लाइफ यूसेज देख लेते हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एयरलाइन ऑपरेटर्स को, कि वो जो भी उनको गैप है ना, कि जो उन्होंने एक तो फेयर सरकार ने फिक्स करके दे दिया ये कैप्ड है, और जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, मानो 2500 कैप्ड है लेकिन 1 घंटे की फ़्लाइट उड़ाने में उनको खर्चा 3000 आ रहा है, तो 500 का वो जो उनको कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रहा है उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये आपका कहाँ से फ़ंड करते हैं, वो रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड है, जिससे कहाँ, और उसमें फ़ंड में पैसे कहाँ से आते हैं, वो लोग फ़्लाइट टिकट्स पर एक छोटा सा लेवी जैसे चार्ज लगाते हैं ना, सरचार्ज वगैरह, वैसे किया जाता है। हम जो फ़्लाइट टिकट्स लेते हैं मेजर रूट्स पे वो लगाते हैं, उससे रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड में पैसा आता है और उस फंड का पैसा वो लोग यूज़ करते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए। देन इसके साथ साथ गवर्नमेंट कंसेशन भी देती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कंसेशन देती है टिकट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना वैट रिड्यूस करती है ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड एयरपोर्ट के जो ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लैंडिंग, पार्किंग फ़ीस और कोई एयरपोर्ट चार्जेस पर वेवर देती है, जिससे ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट कम हो जाए जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं। देन ये स्कीम देखिए इवॉल्व हुई है विद टाइम, इसके अलग अलग इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि उड़ान 1.0 आया था, फिर 2.0 आया जिसमें हेलीपैड्स भी इंक्लूड किए, 3.0 आया जिसमें टूरिज्म रूट्स एंड सी प्लेन ऑपरेशंस आए, देन 4.0 एंड 5.0 प्लस। अब उड़ान 5.5 है जो फोकस करता है स्पेसिफिकली ऑन हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन रूट्स। अभी तक का हम देख लेते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं। तो 649 रूट्स ऑपरेशनलाइज हो चुकी है स्कीम के अंतर्गत, 93 अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स कनेक्टेड हो चुके हैं, और ओवर 1.56 करोड़ पैसेंजर्स इसके थ्रू इस स्कीम का बेनिफिट उठा चुके हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसका बेस ईयर आपका 2011-12 रहता है, तो जब भी बेस ईयर होता है उसमें हमेशा वैल्यू 100 होती है, कोई भी इंडेक्स की मैं बात करूं। तो ये सितंबर 2025 के लिए इन्होंने लॉन्च कर दिया है, और प्रोविजनल फिगर्स हैं कि 3% से इसमें इंक्रीज देखा गया है। आपका सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं, तो देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आपकी 8 इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो बेसिकली 40.27% आपका बनाती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सब कुछ हमने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस में समझा भी था, तो उसका ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ पार्ट बनाती है। तो आप एक टेबल पर ध्यान दे दीजिए कि हम देखें तो किस किस सेक्टर में ग्रोथ आप देख रहे हैं, स्टील में है, सीमेंट में है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में गिरावट देखी गई है। तो इस वजह से ही आपका जो ग्रोथ अगर हम लोग देख रहे हैं 8 इंडस्ट्रीज़ का, वो बेसिकली आपका स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर से आया है। और आपकी जो भी बाकी रिसोर्स, क्योंकि देखो क्यों ये गिरावट आ रही है, हम लोग कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड अगर मैं पूरे फर्स्ट हाफ की बात करूं अप्रैल टू सितंबर, तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में 2.9% की ग्रोथ देखी गई है। नेक्स्ट है कोल इंडिया एंड IIT मद्रास, दे जॉइन हैंड्स टू एस्टैब्लिश सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। एंड नेक्स्ट है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जेमेक्स 2025। तो ये आपकी 16 to 18 अक्टूबर को होगी। कहाँ पर होगी, ये वेस्ट ऑफ क्यूशू, ये सी फेज़ है, तो ये आपका कंडक्ट होगा जापान में, और हार्बर फेज़ भी आपका जापान में कंडक्ट होगा एट योकोसुका। देन इंडियन नेवी की तरफ से INS आयद्री इसमें पार्ट लेने जा रही हैं, और JMSTF यानी कि जापान की तरफ से उनकी शिप्स हैं असाही, ओमो और जिनरियो।
तो फर्स्ट जो आपका जेमेक्स था ना वो 2012 में कंडक्ट हुआ था सबसे पहले जापान में, और पहले इसी एक्सरसाइज को जिमेक्स कहा जाता था। कंफ्यूज मत हो जाना जिमेक्स जेमेक्स क्या है, पहले जीमेक्स कहा जाता था, फिर इन्होंने अब इसको जेमेक्स बना दिया नाम। एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम बे ऑफ बंगाल में हुई थी 2013 में। नेक्स्ट है DPIIT साइंस MOU विद कोटक महिंद्रा बैंक टू एनहांस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में बेसिकली ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट्स देंगे, वो स्टार्टअप्स को क्रेडिट देंगे, फंडिंग करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे और स्पेशलाइज्ड कार्ड्स देंगे। नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट में वो मेंटरशिप, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंक्यूबेशन सपोर्ट और नेटवर्किंग जैसी सर्विसेज देंगे। Then TEC signs MOU with IIIT Hyderabad for collaboration on joint studies and technical contributions in telecom technologies and standardization activities. और TEC है आपका टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी लीड्स इंडियाज डेलीगेशन एट द 16th सेशन ऑफ UNCTAD इन जेनेवा में ये कंडक्ट हुआ है। एंड थीम थी इस सेशन की शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इंडिया ने रखे हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एज टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। ऑब्वियसली देखिए हम लोग आ गए थे, हम लोग 4th रैंक पर आ गए थे। एंड 7% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हमारा देखा गया है लास्ट 3 ईयर्स। हमने ये पढ़ा भी था, अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कि वर्ल्ड एवरेज 3% है, हम लोग 6 to 7% पर ग्रो कर रहे हैं। पॉवर्टी एलिवेशन पे भी अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया का देखेंगे, उसमें भी हम लोगों ने मिलियंस लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी किया है, मिलियंस की पॉपुलेशन में। देन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड देखिए, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी है, इंडिया एम करता है कि 2030 तक 500 गीगावाट हम लोग अपना एनर्जी प्रोडक्शन करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, और वो हम ऑलरेडी अचीव भी कर चुके हैं 2030 से पहले ही। एंड हम लोग कंट्रीब्यूट 3.5% करते हैं ग्लोबल एमिशन को, जबकि हमारी 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो अगर आप पर कैपिटा देखोगे ना, ये बहुत कम है। एंड देन डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा, पीयूष गोयल जी ने, उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स, तो देखो पेरिस में ना आपकी COP कंडक्ट हुई थी, जिसमें कंट्रीज़ ने खुद अपने डिटरमाइंड कमिटमेंट्स दिए थे कि हम लोग कितना रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशंस को, हम लोग कितना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपना बनाएंगे, और उसी के बेस पे इंडिया की पंचामृत भी आपकी बनी थी, पंचामृत स्ट्रैटेजी। तो इस पे के बारे में उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने लिए थे। इवन कि पेरिस एग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ $100 बिलियन देंगे इन लो कॉस्ट लॉन्ग टेन्योर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जो एमिशंस है ना, ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से आते हैं। तो ये बात हुई थी, लेकिन अभी भी ये कमिटमेंट पूरी नहीं की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी, जैसे कि उन्होंने ग्लोबल साउथ को भी कहा कि हमें यूनाइट होना चाहिए, जिससे हम लोग इन चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकें। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में अब हम देख लेते हैं। ये इसका फुल फॉर्म आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, पर 2024 में इसको रीब्रांड कर दिया गया था इस UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, पर एक्रोनिम अभी भी UNCTAD यूज़ होता है। 1964 में ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनाई गई थी। हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखो स्टैटिक इन्फो ना याद रख लो, क्योंकि आपने अगर प्रीलिम्स इस बार का भी देखा होगा ना, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत पूछ रहे हैं वो लोग। एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 195 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और करंटली जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं रेबेका ग्रिंसपैन। स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, तो UNCTAD कॉन्फ्रेंस होती है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हर 4 साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस आपकी कंडक्ट होती है। बेसिकली जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब इसमें पार्ट लेते हैं। मेजर जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, उन पर ये लोग बातचीत करते हैं और डिसीजन लेते हैं। देन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड है इसका, ये इसकी गवर्निंग बॉडी रहती है।
और ये 3 बार मिलती है एक साल में, टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी एंड टू मैनेज दी वर्क प्रोग्राम। देन इसकी कमीशंस हैं, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं जो इन्हें सपोर्ट करती हैं, सब्सिडरी बॉडीज़ हैं जो बनाई हुई हैं आपके ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड की, जैसे कि सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज रिलेटेड एक हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ये थोड़ा ज़्यादा मिल पाती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फाइनली इनका सेक्रेटरीट है जहाँ पे परमानेंट स्टाफ आपका वर्क करता है और जिसे सेक्रेटरी जनरल लीड करते हैं और वो जेनेवा में लोकेटेड है। फंक्शंस क्या हैं इनके? रिसर्च एंड एनालिसिस ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं ट्रेड और डेवलपमेंट के फील्ड में, कि हाँ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सारे इश्यूज़ के बेस पर। एंड इनके रिपोर्ट्स भी रहती हैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये देते हैं, हर साल आ जाती है या फिर कुछ टाइम पीरियड रहता है रिपोर्ट्स का, ये पब्लिश करते हैं। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट है इनका फंक्शन कंसेंसस बिल्डिंग। तो ऑब्वियसली जो इनके मेंबर गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस हैं, कोई भी पॉलिसीज़ हैं जिससे ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर ये लोग कंसेंसस बिल्ड करते हैं कि क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए। देन टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को। ऑब्वियसली देखो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको चाहिए कि सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल भी मिले, इसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल गाइडेंस के रूप में भी मिले, मेंटरशिप के रूप में भी मिले, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस विद वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑर्डर 2011 टू रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट एक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात कही है। तो उन्होंने क्या कंप्लायंस ऑर्डर अभी निकाला है 2025 में, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जो भी एडिबल ऑयल, जो अब हम लोग खाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं ना, किसी भी तरह का कोई भी टाइप का ऑयल है वो, कि जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं सब पूरी सप्लाई चेन में उनको रजिस्टर करना है और मंथली प्रोडक्शन और स्टॉक रिटर्न्स ऑनलाइन सरकार को सबमिट करनी है। इसमें इनके मैन्युफैक्चरर्स, प्रोसेसर, ब्लेंडर्स, रीपैकर्स सब लोग आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्वियसली जिससे सारी एक्यूरेट डेटा कलेक्शन हम कर सकें, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहे और पॉलिसीज़ का इंटरवेंशन बेटर हो सके, जिससे सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस हमें पता है ना बढ़ जाते हैं, उससे क्या है कि तेल महंगा हो जाता है। और इतनी नेसेसिटी है ना कि देखो वो कहते हैं ना आटा तेल, ये तो बिल्कुल ही खाने के लिए चाहिए होते हैं। तो रिटेल प्राइजेस को जिससे स्टेबलाइज कर सकें उसके लिए इन्होंने ये किया है। और इसके लिए स्टेक होल्डर्स को रजिस्टर करना है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे, और हर महीने की 15 तारीख तक उन्हें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर वो इसे वायलेट करेंगे, नॉन कॉम्प्लायंस करेंगे, तो उनके अगेंस्ट पिनल एक्शन लिया जाएगा अंडर VOPP ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया मूव्स अप टू 9th पोजीशन ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, आपको इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन की जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स भी जो बच्चे लिखेंगे अभी दिसंबर में, आपका पार्ट है आपके ESI में, आपको क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड आपका पार्ट है। तो देखो सिर्फ आपने क्लासेस या स्टैटिक ही नहीं करके जाना है, जर्नल अवेयरनेस भी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए करके जाना है, क्योंकि ESI एग्ज़ाम में खासकर आपसे जो करंट अफेयर्स हैं, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड हैं, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप बिल्कुल इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो हम लोग 9th पोजीशन पर आ गए हैं इन फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली एंड कॉन्टिन्यूज टू रैंक 3rd इन एनुअल फॉरेस्ट गेन। तो ये एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट हुई है 2025, उसमें ये आया है। इसे कंडक्ट किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली देखिए इससे पहले वाले असेसमेंट में हम 10th थे, अब हम 9th आ गए हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया में। तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, वो उस पर पूरा खरा उतर रहा है। प्रोग्रेस किस किस वजह से हुई है, वो उसमें बेसिकली जो सरकार की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, एफॉरेस्टेशन और कम्युनिटी लेड एंड एनवायरनमेंट एक्शन की तरफ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये इंक्रीज़ देखा गया है। जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में, तो ग्लोबली
में से इंडिया में 72,739,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड का 2% इंडिया में है फॉरेस्ट एरिया। और जो नेट गेन देखा गया है 2015 से 2025 के बीच में, हमने 1,91,000 हेक्टेयर्स पर ईयर का गेन देखा है। एंड हम थर्ड हैं, तो हमसे पहले चाइना और रशिया हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गेन आया है, एंड थर्ड नंबर पर हमारी कंट्री में देखा गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री रिलीजेस डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी क्लास में, एंड ये इफ़ेक्टिव होगी आपकी November 1, 2025 से। एंड इससे पहले जो थी 2009 का था, अब वो रिप्लेस किया गया है और 2025 का न्यू आपका मैनुअल निकाला गया, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ना अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का वो उनका वैल्यूएशन होता है जो वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्ली आपके मैनुअल्स निकलते हैं। 2 तरह के होते हैं, हमने एक पहली क्लासेस में कंप्लीटली इसके बारे में बात की थी। तो DPM 2025 के हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो ऑब्वियसली सबसे पहले उसमें इंडिजिनाइजेशन और इनोवेशन के बारे में बात की गई है। देखो आज आपने देखा होगा कि हम लोग जितना भी डिफेंस अपनी सबमरीन्स के बारे में, अपने INS में आपको बताती हूँ जो नेवल शिप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो आजकल इंडिजिनाइजेशन उसमें बढ़ चुकी है। 80% कंटेंट इंडिया में बनता है। क्यों बढ़ा रहे हैं? ऑब्वियसली देखो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, चीज़ें हमें महंगे पड़ती हैं, और जब हम कंट्री में बनाएंगे तो हमारी कंट्री ही डेवलप होगी, कल को हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे इस फील्ड में। तो इसमें चैप्टर्स कुछ आपके ऐड किए गए हैं, 3 न्यू चैप्टर्स जो हैं प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट एंड कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके साथ साथ एश्योर्ड ऑर्डर्स का भी प्रोविजन डाला गया है फॉर अप टू 5 years एंड बियॉन्ड फॉर आइटम्स सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स अंडर इंडिजिनाइजेशन, जिससे उनको बूस्ट मिल सके। अगर कोई कह रहा है कि मैं डेवलप कर दूंगा तो 5 साल के लिए उनको एश्योर्ड के हम आपसे ही खरीदेंगे। पेनल्टीज़ में भी रिलैक्सेशन की गई है। लिक्विडेटेड डैमेजेस को रिलैक्स किया गया है। सिर्फ 0.1% पर वीक का आप पर डैमेज किसी कंपनी पर लगेगा, प्लेयर पर, अगर उनकी डिलीवरी डिलेड होती है। देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और एफिशिएंसी से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीज़ों में एडवांसमेंट की गई हैं, जैसे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिले डिलीवरी ऑफ स्टोर्स एंड सर्विसेज के केस में 10% का कैप लगा दिया गया कि इससे ज़्यादा हम डैमेजेस नहीं लगाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को भी हटाया गया है। फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं फील्ड लेवल पर या लोअर लेवल पर, उनकी भी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ ऑपरेशंस की फील्ड में भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि प्रोविजन ऑफ 15% ग्रोथ किया गया है इन रिपेयर्स एंड रीफिट वर्क्स, एंड प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो है उसकी भी इनिशियल वैलिडिटी को 2 years तक कर दिया गया है। Then next है government notifies amendments to Rule 31D of IT Rules 2021 to enhance transparency, accountability and safeguards। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया है, एंड ये जो अमेंडमेंट है November 15, 2025 से आपकी लागू हो जाएगी। ये जो आपका रूल 31D है ना, इसमें बेसिकली जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं उनको कोई भी अगर अनलॉफुल इंफॉर्मेशन होती है उनके सिस्टम पे, उनके प्लेटफॉर्म पे, उसे उन्हें रिमूव करना होता है अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज ईदर थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर और नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उन्हें वो रिमूव करना होता है। अमेंडमेंट्स क्या की गई हैं इसमें? तो सीनियर लेवल ऑथराइजेशन रिलेटेड, अगर कोई भी इंटीमेशन इंटरमीडियरीज को मिलेगा कि उन्हें रिमूव करना है कोई भी कंटेंट, अब उसे इशू कौन कर सकता है? एक सिर्फ सीनियर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और एनी अदर इक्विवेलेंट रैंक, तो वही आपको ऑथराइज करेंगे, वही आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके के साथ साथ अगर पुलिस अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ है तो पुलिस के केस में कोई स्पेशली ऑथराइज्ड ऑफिसर जो रहेंगे वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ DIG यानी कि डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहेंगे, वही ये इशू कर सकते हैं इंटीमेशन, उनसे नीचे के रैंक का कोई नहीं कर सकता। देन जो इंटीमेशन है वो पूरी आपको रीज़न के साथ दी जाएंगी। लीगल बेसिस और स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो भी है रिलेटेड वो भी बताया जाएगा। नेचर क्या है अनलॉफुल एक्ट की, तो टेक डाउन ऑर्डर्स को पूरा अपने रीजनिंग के साथ स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंटरमीडियरीज को।
एंड स्पेसिफिक यूआरएल और आइडेंटिफायर, और अगर कोई और इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन है उस इंफॉर्मेशन की, उसको भी रिमूव करना है इंटरमीडियरीज ने। एंड ये क्या है, ये क्यों देखिए चेंज किया गया है, तो पहले क्या होता था नोटिफिकेशंस का ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेफरेंस हो जाता था कि क्या क्या उसमें पार्ट है। तो अब बिल्कुल देखिए जिससे ना क्लैरिटी रहे जो इंटरमीडियरीज हैं उनके माइंड में, उनको बिल्कुल आप प्रिसाइसली बताओ कि कहाँ से क्या कंप्लायंस नहीं हो रहा है, क्यों आप उसको उतार रहे हो और कहाँ कहाँ से उसे हटाना है। देन पीरियोडिक रिव्यू भी होगा, जो भी इंटीमेशंस इसके अंतर्गत इशू की जाएगी उनका पूरा मंथली रिव्यू होगा बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये देखने के लिए कि गलत कोई बिल्कुल ही ऑर्डर्स इंटरमीडियरीज को हैरास तो नहीं किया जा रहा, कि गलत ऑर्डर्स तो नहीं पास किए जा रहे। नेक्स्ट है इंडिया मार्क्स इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे विद नेशन वाइड #23 इनिशिएटिव। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये ग्लोबल लेवल पर कैंपेन लॉन्च किया गया है। #23 23 मिनट्स फॉर स्नो लेपर्ड्स, उन्हीं की लाइन में फिर ये हमारी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें क्या है, सिटीजन्स को कहा गया है आप 23 मिनट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी करो, कुछ भी वॉकिंग, रनिंग, योगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर उनको किसी कैंपेन में आप जैसे 23 मिनट्स डालोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो उसमें अबाउट कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। क्योंकि जब कोई एक कैंपेन होता है ना रिलेटेड टू वन थिंग, तो आपके मन में पता है मैं 23 मिनट्स मुझे करना है वॉकिंग, रनिंग, योगा, क्यों करना है, क्योंकि मुझे स्नो लेपर्ड्स को बचाना है। एंड ये जो है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंड स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, तो उनके का ये कैंपेन है जिसके लाइंस में इंडिया ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड सेंसस भी कर रहा है, ये भी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, और उस आपके सेंसस में रिकॉर्ड हुआ है कि 718 स्नो लेपर्ड्स हमारे इंडियन हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन लद्दाख में है 477 की। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में भी वो पाए जाते हैं। देखो स्नो लेपर्ड है, जहाँ स्नो होगी वहीं वो आपकी रेंज कंट्रीज़ में वो मिलेंगे। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे आपका हर साल अक्टूबर 23 को बनाया जाता है। इस साल की थीम है प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियन। इसे 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन फोरम, जो कि आपकी बिश्केक क्रिजिक रिपब्लिक में है, वहाँ पर ये कंडक्ट हुई थी फोरम, वहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं आपकी, उन्होंने बिश्केक डिक्लेरेशन पास किया था और उसी की वजह से आपका ये दिन स्थापित हुआ था। और बेसिकली ये कंट्रीज चाहती हैं कि वल्नरेबल स्टेटस है देखो इस स्पीसीज़ का ना, तो इनकी पॉपुलेशन को हमें बचाना ज़रूरी है ऑब्वियसली, जिससे ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। 12 कंट्रीज़ कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। देखो कन्फ्यूजन हो ना कि इतनी कंट्रीज़ कैसे याद रखनी है, मैप लो, मैप में देखो ये सारी कंट्रीज़ ना एक ही रीजन में मिलेंगी, क्योंकि एक जो एनिमल होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं वो एक ही रीजन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड ही मिलते हैं। मैप लो, मैप में एक सर्कल बनाओ कि हाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें आ रही हैं। पहले तो एक मैप आपको ना वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ है, उसमें सर्कल बनाओ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो सर्कल को याद रख लो क्या उसकी वो थी लोकेशन, आपको कंट्रीज़ अपने आप याद रहेंगी कि उस सर्कल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। नेक्स्ट है की प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉमिनेशन अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2025। तो ये की प्रोविजंस बेसिकली आपके डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी में जो आर्टिकल्स हैं, लॉकर्स में हैं, उनकी नॉमिनेशन से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या क्या है, पहले है मल्टीपल नॉमिनेशंस, अब आप 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, या तो साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे ही 4 लोग हैं कि इतने सबको इकट्ठे ही देनी है, या फिर सक्सेसिवली कि पहले ये हैं ये नहीं रहे तो सेकंड ये है, ऐसे आप कर सकते हो। नॉमिनेशन फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स में क्या है, आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप साइमल्टेनियस नॉमिनेशन कर सकते हो 4 लोगों की, पर आपको पूरा शेयर ऑफ परसेंटेज बताना पड़ेगा। अगर 100% है तो हर बंदे को 25-25 देना है, कि किसी को 20 देना है, किसी को 30 देना है, और ऐसे ऐसे वो आप पूरा बता कर जाओगे। देन सक्सेसिव नॉमिनेशन भी हो सकती है, जिसमें भी आप 4 नॉमिनीज दे सकते हो इन प्रायोरिटी और ऑर्डर। इस केस में क्या होगा कि सेकंड नॉमिनी तभी होगा अगर उनसे पहले ऑर्डर में जो थे उनकी डेथ हो जाती है।
देन आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर्स के केस में क्या है, सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशंस अप टू 4 नॉमिनीज इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आर परमिटेड। इस केस में आपका साइमुलटेनियस नहीं अलाउड है, ठीक है, ये याद रखना। ऑपरेशनलाइजेशन, तो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 2025 पूरा प्रोसीजर और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स देंगे फॉर मेकिंग, कैंसलिंग और स्पेसिफाइंग मल्टीपल नॉमिनेशंस। देन नेक्स्ट है, इंडिया री इलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ COP10 ब्यूरो, रीअफर्म्स कमिटमेंट टू क्लीन स्पोर्ट। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। तो ये अक्टूबर 2025 में आपके यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस में हुई थी। एंड COP10 में ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा वाइस चेयरपर्सन चुना गया है। ये क्या होता है, देखो किसी भी, मैंने पहले भी बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम चेयर मिलती है या उसकी चेयरमैनशिप मिलती है तो हमारा वर्ल्ड लेवल पे ना हमारे डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं एक वो दिखता है, रुतबा दिखता है। सो COP10 जो है स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है टू द पार्टी ऑफ द पार्टीज टू इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। ये एक यूनेस्को की कन्वेंशन है और लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ एक लौता पूरी वर्ल्ड में। जो मीटिंग है ये 190 स्टेट पार्टीज हैं जो इस कन्वेंशन का पार्ट है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एंड इसमें डिस्कशंस किस किस बारे में हुई हैं COP10 में, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड कंप्लायंस अंडर द कन्वेंशन, फाइनेंसिंग द फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट एंड एड्रेसिंग इमरजेंसी चैलेंजेस। इंडिया का जो री इलेक्शन और कमिटमेंट क्या है, तो हम लोग वाइस चेयरपर्सन बन गए हैं ऑफ द ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक रीजन फॉर 25-27 टर्म, और चेयरपर्सन कौन है, अजरबैजान है। एंड ये याद रखना है एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए बने हैं हम लोग। एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने कमिटमेंट की है कि हम क्लीन स्पोर्ट चाहते हैं, एंटी डोपिंग की तरफ हम लोग पूरे कमिटेड हैं। नेक्स्ट है PM अभीम। तो PM अभीम आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। ये इंडिया की ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्कीम है हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी। आउटले इसका 21 से 26 के पीरियड के लिए 64,180 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। बेसिकली इसमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एक्सेसिबल, के हर इंसान उसमें कर सके, कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके, हर जगह अंडर सर्व्ड एरियाज़ में भी मिल सके और सेल्फ रिलायंट बन सके हम इस फील्ड में। इसमें आपके कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर में को बेसिकली रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में फोकस्ड रहकर ये बना रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट दी जा रही है फॉर कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो पहले ना ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं, उन्हीं को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स बनाया जाएगा, उनकी अपग्रेडेशन चल रही है। देन ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे ब्लॉक लेवल पर। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी 730 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी, काफ़ी बनाई भी जा चुकी हैं, अभी चल भी रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तक ही है ये। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक 602 बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर है। इसके साथ साथ डिजीज़ रिलेटेड डिजीज़ सर्विलेंस को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने बिल्डिंग्स या इक्विपमेंट्स दे दिए, इसके साथ साथ जो डिजीज़ हैं नई नई आ रही है उन पर रिसर्च भी होगी, उनका सर्विलेंस भी किया जाएगा, और उनमें लैब्स में ऑब्वियसली देखिए उनके लिए वैक्सीन्स बनाना, उनके लिए दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराना कम रेट में, तो ये सब भी इसके हैं कंपोनेंट्स। एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसको भी स्ट्रेंथन किया गया है, नए रीजनल लेवल पर ऐसे कंट्रोल सेंटर्स खोले गए हैं। इसके साथ साथ एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है फॉर वन हेल्थ, आपने सुनी होगी स्कीम भी, इवन की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। और इसके साथ साथ 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी एंड 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज इसमें खोली
गई हैं। तो ये एक पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्वियसली स्टेट्स भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मैंने पहले भी आपको बताया है बहुत बार, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें सारा सेंटर देखता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर और स्टेट इन प्रपोर्शन बजट आउटले करते हैं एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, और इसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट्स देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। नेक्स्ट है इंडियाज़ एक्सपैंडिंग ग्रीन फुटप्रिंट। तो इसमें अभी हमने पहले भी न्यूज़ देखी कि हम लोग 9th ग्लोबली रैंक हुए हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और गेन जो है फॉरेस्ट एरिया गेन नेट वो 3rd पोजीशन पर हम रहे हैं। इसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। देखिए जो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं ना जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मिल जाते हैं, और इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस भी कई बार आपको वो लोग पूछ लेते हैं इन योर प्रीलिम्स। इसके साथ साथ हम लोग रिकॉग्नाइज आए हुए हैं एज वन ऑफ द टॉप ग्लोबल कार्बन सिंक्स रिमूविंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ CO2 एनुअली। जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है कंट्री का वो है 827357 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे पूरे जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है एज पर जो लेटेस्ट हमारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है। एंड इसमें इंक्रीज भी हुए हैं 1445 स्क्वायर किलोमीटर का कंपेयर टू 2021 असेसमेंट। इसके साथ साथ जो हमारे NDC टारगेट्स हैं जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में लिए थे, तो एडिशनल कार्बन सिंक हम लोग क्रिएट कर चुके हैं ऑफ 2.29 बिलियन टन्स बिटवीन 2005 टू 2021। ये बहुत ही देखिए, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट लिया था कि हम 2.5 से 3 बिलियन तक का करेंगे, बिलियन टन का कार्बन सिंक बाय 2030। 2.29 का हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम लोग 220.10 गीगावाट पर रीच हो चुके हैं एज ऑफ मार्च 31, 2025, एंड हम लोग एनुअली 30 गीगावाट एडिशन कर रहे हैं, और हमारा 250 गीगावाट्स भी हम हो चुके हैं, और हम लोगों ने रीच होना है 500 गीगावाट बाय 2030। तो हम 50% उसका कवर भी कर चुके हैं। सोलर एनर्जी का जो है वो भी कैपेसिटी आपकी बड़ी है 105.65, एंड आपके रिन्यूएबल एनर्जी में हाईएस्ट जो कंपोनेंट है वो सोलर एनर्जी का भी है। उसके बाद है विंड एनर्जी का जो कि 50 गीगावाट है। नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर तो हम लोग उसे 50% लाना चाहते हैं, और अभी वो आपका 43.81% हो चुका है ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ लेट 2023। हम लोग ऑलरेडी 40% का टारगेट जो था वो अचीव कर चुके हैं अहेड ऑफ 2030 डेडलाइन। NDC टारगेट्स जो हैं अपडेट भी किए हैं हम लोगों ने। एमिशन इंटेंसिटी हम लोगों ने GDP के जो है बाय 45% हमें रिड्यूस करनी थी फ्रॉम 2000 टू 2005 में जो हमारा GDP था जो प्रोड्यूस हुआ था उससे 45% रिडक्शन करना था हमने अपने CO2 emissions में। And we have to achieve 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy sources। तो हम लोग ऑलरेडी हाफ वे तो इसमें आ चुके हैं। हम लोग 500 गीगावाट में से 250 ऑलमोस्ट कर चुके हैं, वो भी हम अपना कर लेंगे पूरा। 43% हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पे आ चुके हैं, हमें 50% जाना है। तो आप देख ही रहे हो कि हम लोग NDCs एक्चुअली में अपने अचीव 2030 तक बहुत आराम से कर लेंगे। इसके साथ साथ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है फॉर अचीविंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन टन्स पर एनम बाय 2030। नेक्स्ट है आपकी प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम ऑन एशियान चेयरमैनशिप। तो एशियन के बारे में हम देख लेते हैं। एशियन आपका इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुई थी। ये साइन की थी पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, 5 कंट्रीज ने साइन की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जाकर्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है। अब जो मेंबरशिप है वो 11 कंट्रीज़ हैं। इसमें आप कंट्रीज़ देख लीजिएगा। अभी रिसेंटली 2025 में तिमोर लेस्टे इसमें ऐड हुआ है एज 11th मेंबर। इसमें भी देखना, जब कंट्रीज़ आप लोग मैप में देखोगे ना, वो कंट्रीज़ एक रीजन की ही आपको ऑलमोस्ट मिलेंगी। इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं? कंसेंसस से ये लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। नॉन इंटरफेरेंस है इनके इंटरनल अफेयर्स में, एशियन बिल्कुल नहीं ये प्रेफर करता है। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी।
एशियान का जो चार्टर है जो 2008 में इस्टेब्लिश हो गया था, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा उसमें डिफाइंड है, 3 पिलर्स पर बेस्ड है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। जो चेयरमैनशिप है इसकी रोटेट करती है एनुअली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। करंटली 2025 की जो चेयरमैनशिप है वो मलेशिया के पास है, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम अंडर द थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और जो 2026 की चेयर है वो फिलीपींस को मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इसके हेड होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, और करंटली इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं HE काउ किम हॉन ऑफ कंबोडिया, और वो 2023 से 2027 के लिए अपॉइंटेड हैं। तो जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हैं RBI ग्रेड बी के लिए, आप बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कीजिए। देखिए ये एग्ज़ाम ना विद ईच पासिंग ईयर कंपटीशन भी आपका बढ़ता जा रहा है, आपको बिल्कुल बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी होता जा रहा है। तो जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे ना, उतने ज़्यादा टॉपिक्स, उतना ज़्यादा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा जनरल अवेयरनेस को आप कवर कर पाओगे। और जब इतना कवर्ड होगा ना आपका, आप खुद देखोगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत ईजी लगेगा। इसके साथ साथ 2026 बैच के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रॉपर PDF गाइड भी लेकर आए हैं आपके RBI ग्रेड बी के लिए। उसे लेने का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। इस PDF में आपको प्रॉपरली पूरा मिल जाएगा, सिलेबस क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको बिल्कुल स्टार्टर किट है, एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टर किट है। आप इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैंड्स ऑन गिवन है, तो इसे भी ले लीजिए, और ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए।